अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान हिस्ट्री का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 23 करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 23। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो दारुल उलूम दियोबंद का होगा और इनकी अर्ज़ो व मकासद और ख़दमात को हम लोग आज देखेंगे। जो सर्विसेज और रोल थे दारुल उलूम के देवबंदी के, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मेजर टॉपिक है। क्योंकि हम लोग अपनी इस्लामिक रियासत के हिसाब से अगर मुसलमानों का सबसे अहम काविश देखें तो वो उनका इनमें भी अहम किरदार आता है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके और आपको इल्म हो कि हमारे इस्लाम के हिसाब से जितने भी जो उलमाओं के अहम किरदार थे वो क्या थे। ठीक है बेटा। लेकिन इस टॉपिक्स को कवर अप करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने अपने लास्ट और पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने पिछले लेक्चर में सर सैयद अहमद ख़ान की मजहबी, समाजी और तालीमी खदमात को यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मूवमेंट यानी कि तहरीक अलीगढ़ को हमने देखा था, समझा था, पढ़ा था, परखा था कि मुसलमानों की सबसे अहम उसमें क्या किरदार था। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो इस टॉपिक को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं ज़रूर शेयर करें। मैं इसका लिंक आखिर अपनी इस वीडियो के आखिर में इसको ज़रूर डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखकर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर देखा जाए तो उसमें जो सवाल आता है कि वो ऐसी सर्विसेज जो दारुल उलूम देवबंद के जो सबसे अहम बात थी दारुल उलूम देवबंद की, तो अहम खदमात जो थे, किरदार जो था, सर्विसेज थी, रोल था, उसके लिहाज से आप बयान करें या उसको एक्सप्लेन करें। तो हम आज को देखेंगे कि क्या इनका अहम किरदार था। अगर देखा जाए तो दारुल उलूम देवबंद का जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये बहुत अहम इदारा है, क्योंकि बरतानिया ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इंडो पाक जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट था बरे सगीर का, उसमें हुकूमत में अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से जो मजहबी दिमाग था और जो हमारा नज़रिया था ज़िंदगी का, बीइंग एज आ मुस्लिम, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा प्रीच कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, और अपना जो क़याम था, जो हक़ इरादियत था, उसको इस्तेमाल करते हुए बाकायदा उस वक्त सारे मज़ाहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। सिर्फ मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, सारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बेटा। और आपने अगर नोट करो कि उनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, तनकीद यानी कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद बेटा, मजहबी लिहाज से लोकल जितने भी ताल्लुकात, उस वक्त मुकामी जितने भी लोग थे, उनके ऊपर एक तरीके से ज़बरदस्ती भी की जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है बेटा कि जितने भी तालीमी इदारे थे वो बरतानिया के हिसाब से चलना चाह रहे थे और चलाना भी चाह रहे थे। तो रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारी मजहबी तालीम थी, उसको कहीं ना कहीं दबाने का एक जुज़्व पैदा होना शुरू हो गया। और यही वो बात थी कि जहाँ पे हमारी जो इस्लामी तालीमात की जो पॉलिसियाँ बननी थी, अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ़रोगियत दी जा रही थी। चलो ठीक है, इंग्लिश भी सही है, लेकिन क्या सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए, ये एक अलग बात थी। क्योंकि आप बाय फोर्स तो किसी को आप तालीम दे नहीं सकते ना बेटा। और यही वो रीज़न था कि जहाँ पर रीज़न इतना बड़ा बन गया कि इंडियंस ने उस वक्त ज़्यादातर जितने भी मजहबी इदारे थे उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई थी। मैंने आपको पहले भी इस वाले टॉपिक से समझाया भी था कि बेटा कि बहुत सारे हमारे जितने भी उलमाओं का दिमाग चल रहा था कि हम लोग जहाँ पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ेंगे या मॉडर्न नॉलेज पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जाएंगे, वो है काफिर। तो यहाँ पर इस इदारे के लोगों ने कुछ इस बात को भी समझा कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन तो सही है, चलो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट तो हो, मगर मजहबी भी हो, ताकि भटके ही नहीं, एक दूसरे से भटके ही नहीं, एक बड़ी बात आती है। और यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन थी, जो एथियज़म का कॉन्सेप्ट आ रहा था, वो ख़त्म हो जाए। अब एथियज़म आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मज़हब के ऊपर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात कायम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा। तो अब ये दारुल उलूम देवबंद का सबसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या था, इनके हदफ और मकासद में क्या बना कि उनके जो उस वक्त के उलमा थे जो बड़े सग़ीर में, उन्होंने एक अपने रुतबे को बचाने के लिए एक इस्टेब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है बेटा, पूरे मुल्क के लिए। और ये एक ऐसा बना जिसका नाम दिया गया उनको दारुल उलूम देवबंद का। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद में सबसे अहम शुरू में ये मदरसे के फॉर्म में था, जिसको रन करने वाले मौलवी फजलुर रहमान साहब थे, जो फादर थे इनके कौन, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के। ठीक है बेटा, जो फादर थे। अब मौलवी जुल्फ़िकार अली जो फादर थे इनके, मौलाना महमूदुल हुसैन साहब, हसन साहब, महमूदुल हसन साहब, और मौलाना मोहम्मद महमूद इन मस्जिद के जो चना यानी कि डिस्ट्रिक्ट शरणपुर में 1867 में ये पूरे का पूरा मदरसा कायम हुआ। ये उसूलन मदरसा था,
ठीक है बेटा। अब मदरसा आगे चल के इंस्टीट्यूशन क्यों बना वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे मतलब मौलाना मोहम्मद कासिम नतोवी ने इसको चार्ज किया, पूरा नहीं कह होल्ड किया, और फिर यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ये उजागर हुआ। वो इसलिए उजागर हुआ बेटा क्योंकि मौलाना मोहम्मद याकूब नतोवी जो मौलाना ममलूक अली के बेटे जो उनके हैं, ठीक है ना बेटा, तो उनका इनमें सबसे अहम कंट्रीब्यूशन था बिल्डिंग बनाने में भी, आगे पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस बनाने में भी, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम की तालीमात तो सिर्फ मिल ही रही थी, यहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा था कि किस तरह से दूसरे मज़हबों को टैकल करना है। क्यों टैकल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनसे लड़ना है या उनको झगड़ा करना है, उनसे कोई जंग करनी है, नहीं, समझाना है। असल चीज़ होती है समझाना। अब समझाने के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें शुरू में मजहबी तालीमात में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मस्जिदें कायम हुई। फिर 1877 में बाकायदा नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल करना रखना पड़ा, बहुत ज़्यादा आगे उनको एक तरीके से दूसरों से झेलना भी पड़ रहा था, बर्दाश्त करना पड़ा, तो इस्लाम का सबसे अहम जुज़ भी आता है। तो यही वो चीज़ें थी कि जहाँ पर बहुत अहम किरदार था देवबंद का। और मदरसा अब यहाँ पर पूरा बैन अक़वामी लिहाज से फेम हासिल कर चुका था, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ स्कूल और हॉस्टल्स नहीं थे, यहाँ पे वो उल्मा थे, वो जद्दत उल्मा थे जो चाह रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक रुतबा मिल जाए। और यही वो बात थी कि जहाँ पर नंबर ऑफ रिलीजियस स्कूल्स जो बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, ठीक है ना, सब हमारे बरसगीर में, दारुल उलूम ने उसको एक मौका दिया, उसको एक आगे चल के बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मौलाना मोहम्मद कासिम ने सिर्फ वो यहाँ के सिर्फ फाउंडर नहीं थे असल में, बेटा देखो याद रखना, सिर्फ वो असल में नहीं थे, सब थे यहाँ पर। और हमने अगर नोट करो कि रिकग्नाइज यहाँ पे किया गया अवेलेबल सर्विसेज को, ठीक है, मदरसे की, और इसका नाम जो असल रखा गया वो मदरसा देवबंद कासिमुल उलूम था। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये होती है कि दारुल उलूम देवबंद का सबसे अहम कॉन्सेप्ट ही यही था कि मजहबी तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। और मज़हब तालीमात का मतलब ये होता है कि इस्लाम को इतना फैलाया जाए, इतना फैलाया जाए कि उसके हिसाब से कोई भी जितने भी लोग हैं बेटा, जितने मुसलमान हैं, वो कभी गुनाहों में ना डूबे। और यही वो रीजंस बने थे। लेकिन आगे चल के जाहिर सी बात है, फॉर्चुनेटली अगर आप देखो तो दारुल उलूम देवबंद का सबसे अहम रिनोड स्कॉलर्स जो सबसे निकले थे उस वक्त जद्दत उलमा भी थे और टीचर्स भी थे। तो उनमें सबसे अहम नाम आता है मोहम्मद कासिम नतोवी का, फिर मोहम्मद याकूब का नाम आता है, राशिद अहमद गंगोई का नाम आता है, अशरफ अली थानवी का नाम आता है, मोहम्मद महमूदुल हसन का नाम आता है, अनवर शाह कश्मीरी का नाम आता है और अहमद अली शरणपुरी का नाम आता है। ये सारे जद्दत उलमा थे बेटा उस वक्त। मैं मानता हूँ कि ये सारे जद्दत उलमा थे, लेकिन वही बात होती है ना कि अगर हमारे सारे उलमाओं को ये पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो फिर तो बेटा ये बात सच थी कि मुसलमानों पे जवाल नहीं आना चाहिए था, फिर उसमें तरक्की आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इजिप्शियन स्कॉलर जब सैयद राशिद रज़ा साहब, अच्छा ये सैयद राशिद रज़ा साहब हैं, इनको मैंने रज़ा इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग मिस्री ज़बान में रज़ा पढ़ते हैं उसको, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन्स थ्योरी के ख़िलाफ़। और ये मैं आज नहीं, हमेशा अपने बच्चों को हमेशा लेक्चर्स में समझा रहा होता हूँ कि जितना भी लोगों का एवोल्यूशन हुआ है, जो इर्तिका हुआ है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ है। और यही पूरा कॉन्सेप्ट देवबंद भी दे रहे थे। और ये देखकर उन्होंने बाकायदा ये भी दिया, ये भी कहा, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कि वो यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुए। उनको ये मायूसी हो रही थी कि मैं यहाँ पहले में क्यों नहीं आया, आप अंदाज़ा लगाओ। और यही वो बात थी कि जो उस वक्त के मजहबी जितनी तालीमात थी, इंडिया में नहीं, पूरे बर सग़ीर में नहीं, पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, उनमें सबसे अहम किरदार इस इंस्टीट्यूशन का ही बना। और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के हिसाब से सबसे अहम कुरानिक हदीस के ऊपर और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर अगर आप देखो तो बाकायदा इनका अहम किरदार रहा। फिर उसके बाद अरबिक ग्रामर का, फ़िलासफ़ी का, लॉजिक का एक अहम मुद्दा जो हम छोड़ चुके हैं आज, वो हिस्ट्री, तारीख़, उस पर भी सबसे अहम किरदार इनका रहा। और जितने भी फतवास निकलते हैं दारुल उलूम की तरफ से, वो स्पेशल और इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, बहुत ख़ास अहमियत भी रखते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुसलमान एक थे, एक हैं। और एक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम किसी पर इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र वगैरह इसको नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का अहम किरदार क्या, बिकॉज सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये असल बात थी। और फिर अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, कि दारुल उलूम ने बाकायदा मजहबी और रूहानी तालीमात को और ख़दमात को बड़ा आगे पहुँचाया। और जितने भी इखलाकी समाजी जो ख़राबियाँ थीं उनको ख़त्म करने के लिए हिंदू सोसाइटी में, मैं साफ़ कह रहा हूँ हिंदू सोसाइटी में, वो इसलिए क्योंकि हिंदूज़ का मेरा यहाँ पे कोई उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बेटा, लेकिन जिस तरह के हालात वो लोग क्रिएट कर रहे थे बरतानिया के साथ मिलकर, तो उसमें मुसलमानों का क्या गलती क्या थी।
और फिर मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ पे देखो मैंने फिर लिखा है मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ की जबकि मुस्लिम नेशन के तौर पर काम करना चाहिए था। मुग़ल पीरियड जो भी था, जैसा भी था मुसलमानों का, वो अय्याशियों में इसलिए डूब गए क्योंकि बेटा हमारे को ये चीज़ें कुरान में लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं बहकाई हुई। और हमने देखा होगा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो खिदमात थी एज अ देवबंद के हिसाब से, देवबंदी के स्कॉलर्स, उसमें पाकिस्तान की तहरीक में ज़्यादातर जितने भी स्कॉलर्स थे वो इसमें हक़ में नहीं थे, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ा एक तसादुम बन सकता था। लेकिन जहाँ पे हिंदू जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, और हिंदूज़ का सबसे अहम किरदार यह था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सियासत में डुबा रही थी कि हम मुसलमानों को उतने ही राइट्स देंगे जितना जितना हिंदुओं को मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब अगर ये बात होती, ऑन दी अदर हैंड अगर ये बात होती, तो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा बखेड़ा क्यों खड़ा किया था? और फिर हिंदुओं को बाकायदा जब अपॉइंट किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफिस में, तो मुसलमानों को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही थी? ये किसी ने नहीं सोचा। तो ये भी एक बात थी कि मॉडर्न एजुकेशन तो आप लो, स्ट्रगल करो, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि जमात उलमा हिंद, जो उस वक्त देवबंदी के बहुत मुजद्दद उलमा कांग्रेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तहरीक के ख़िलाफ़ हो गए थे। मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ बेटा, ये सही है, उनके हिसाब से भी वो बात सही थी कि अगर वो ज़्यादातर अगर मॉडर्न एजुकेशन लेंगे तो मज़हब कहाँ चला जाएगा। तो बेटा मज़हब उस वक्त रहेगा ना कि जब आप रहोगे, जब आप ही नहीं रहोगे, आप ही का रुझान जब ख़त्म हो जाएगा, जब आप मुसलमानों की एक इखलाकियात और राइट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे, आप किस तरह से रहोगे? तो उसमें से कुछ जिद्दत उलमा निकले, और जिद्दत उलमा में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग के साथ उनका जो एक ग्रुप था थोड़ा सा, वो जमात उलमा इस्लाम के तौर पे निकला और मुस्लिम लीग को बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट में लेकर आया। और उसमें जो उनमें नाम आता है वो अशरफ अली थानवी का नाम आता है, शब्बीर अहमद उस्मानी का नाम आता है, ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब का नाम आता है। अब ये लोग क्यों निकले बेटा? ये इसलिए निकले क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, हिंदू है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वापस से तरखाएगी। और आज 2020 में अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ हकीकत जो मुझे दिख रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरे अपने हिंदू भाइयों से कोई दुश्मनी है, ना मुझे क्रिश्चियन से कोई दुश्मनी है बेटा। लेकिन जो हकीकत है वो तो दिख रही है ना, वो दिखने के हिसाब से तो मैं बोलूँगा ना, चाहे मैं मुसलमान हूँ, मगर मुसलमान, चलो मुसलमान भी एक साइड पर करते हैं, इंसान तो हूँ, इंसानियत तो दिखती है, या इंसानियत को ख़त्म कर दूँ मैं? तो ये वो चीज़ें थी कि जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को ये सोचना चाहिए था कि जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, हमने इनको पकड़ के रखना था। और हाँ, इस्लाम का मकसद ही है बेसिक्स, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, असल मकसद ये था। अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा, लेकिन हम लोग क्या इस्लाम के ऊपर रहेंगे? असल ये मकसद था। तो हमारे जितने भी उलमा थे उस वक्त, जितने भी लोग थे, उनकी तो काविशें पे ख़त्म हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस्लाम अच्छी तरह पाकिस्तान में क्या दुनिया में फैले, अच्छी तरह लोगों को समझाए, किसी का भिड़ो नहीं, झगड़ो नहीं बेटा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको समझाओ और उनको बताओ कि देखो मुसलमानों ने अपनी तारीख़ किस तरह से लिखी है और किस तरह से बनाई है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको कोई चीज़ का पता हो, इल्म हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है, ताकि वो ये वीडियो से लेक्चर को देख के कुछ समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।